यूरोप की सबसे पावरफुल बिजनेस डायनेस्टी जिनकी फैमिली की पकड़ बैंकिंग, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, मिलिट्री इन सभी सेक्टर्स में है। इस फैमिली की इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा है जिनकी वजह से ये अनऑफिशियली ओनर बन चुके हैं यूएस स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक के। साथ ही ये स्वीडन स्टॉक एक्सचेंज का 1/3 ओन करते हैं। इनकी कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज का नेटवर्क 10 लाख से भी ज्यादा है और 70s के दशक में इस फैमिली ने लगभग पूरी स्वीडिश फैमिली को ही जॉब दे रखी थी। एलन मस्क और जेफ बेजोस से कहीं ज्यादा रिच और इन्फ्लुएंशियल होने के बावजूद आपने इनका नाम कभी नहीं सुना होगा। इस फैमिली का नाम है वॉलेनबर्ग फैमिली। आइए जानते हैं इस डायनेस्टी के बारे में जिसने पूरे यूरोप को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। नमस्ते एवरीवन, विजन की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। साल 1837 के दौरान अमेरिका अपने इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा था। फसलें बर्बाद हो गई थी, कंपनीज बैंकक्रप्ट हो रही थी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ने देश को घेर रखा था। ये सिचुएशन अमेरिकन बैंकर्स के लिए एक बुरे सपने की तरह था, लेकिन अमेरिका की ये कंडीशन स्वीडन के एक यंग नेवी अफसर के लिए एक लेसन थी जिनका नाम था एंड्रयू ऑस्कर वॉलेनबर्ग। अमेरिका के इस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखकर वॉलेनबर्ग को यह आइडिया तो लग गया था कि एक बैंक को कैसे चलाना चाहिए। इसके अलावा वॉलेनबर्ग को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दिखाई दे रही थी जिसे स्वीडिश बैंक्स मिस कर रहे थे। उस समय स्वीडिश बैंक्स को पुराने तौर तरीकों से चलाया जा रहा था। बैंक्स में जमा किए गए पब्लिक मनी को ये बैंक्स प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यूज ही नहीं कर रहे थे। स्वीडन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज बन रही थी, रोड एंड रेलवे नेटवर्क तैयार हो रहे थे और स्वीडन की इकोनॉमी बूम कर रही थी। इन डेवलपमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कंपनीज को फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन कोई भी एग्जिस्टिंग बैंक इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर नहीं कर रहा था। मॉडर्न बैंकिंग सेक्टर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ काफी ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय एक बैंक ओपन करना ज्वेलरी शॉप ओपन करना जितना आसान था, लेकिन आज के टाइम एक बैंक खोलने के लिए करोड़ों रुपयों की जरूरत होती है। अपने कलीग्स की हेल्प से वॉलेनबर्ग ने स्टॉकहोम एंड सिल्का बैंक की शुरुआत की और ये ऐसा बैंक बनने वाला था जिसे स्वीडन ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। जो लोग जितने लंबे समय तक अपना पैसा अकाउंट में रखते उन्हें उतना ही अच्छा इंटरेस्ट दिया जाता। धीरे धीरे स्टॉकहोम्स बैंक इतना पॉपुलर हो गया कि इसने पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री को ही टेक ओवर कर लिया। वॉलेनबर्ग स्वीडन को कॉन्कर कर लिया था सिर्फ बैंकिंग के दम पे। इन्होंने ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया कि स्वीडन के लोग या तो वॉलेनबर्ग के बैंक में अपना पैसा जमा कर रहे थे या कंपनीज में काम करके वॉलेनबर्ग का लोन चुका रहे थे, और जिन कंपनीज में लोग काम करते या तो उस कंपनी में वॉलेनबर्ग का पैसा लगा होता था या वो कंपनी खुद वॉलेनबर्ग के बैंक से लिया हुआ पैसा चुका रही थी। इस पूरे इकोसिस्टम से वॉलेनबर्ग की नेटवर्थ मल्टीफोल्ड बढ़ने लगी और वॉलेनबर्ग की फैमिली काफी ग्रो हो गई। अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए इन्होंने स्वीडन मेन कंपनीज को बाय करने का डिसीजन लिया और इनके इस मास्टर स्ट्रोक से बैंकिंग एंड इंडस्ट्री दोनों सेक्टर पर वॉलेनबर्ग फैमिली का कब्जा हो गया। अब स्वीडन के लोगों की वेल्थ भी वॉलेनबर्ग के बैंक्स में थी और ये काम भी वॉलेनबर्ग की कंपनीज के लिए ही कर रहे थे। वॉलेनबर्ग के पास इस समय इतना पैसा था कि उनकी आने वाली कई पुश्तें बैठकर खा सकती थी, लेकिन वॉलेनबर्ग यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने स्वीडन की कंपनीज के मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स बाय करना शुरू कर दिए और इसे लिबरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्वीडन का नाम दिया। रेलवेज, फैक्ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड, स्वीडन में ऐसी कोई कंपनी नहीं थी जिसमें वॉलेनबर्ग की फैमिली के शेयर्स ना हो। 1916 में स्वीडिश गवर्नमेंट को ये सिचुएशन काफी अलार्मिंग लगी। इस तरह अगर कोई एक बैंक किसी कंट्री की मेजर बिजनेस को ओन करेगा तो कंट्री में उसकी सॉफ्ट पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जो कि किसी भी देश के लिए सही नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसकी वजह से किसी भी बैंक के लिए कंपनीज के शेयर लॉन्ग टर्म तक रखना मुश्किल हो गया, लेकिन वॉलेनबर्ग ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। इसे काउंटर करने के लिए वॉलेनबर्ग फैमिली ने एक फर्म क्रिएट किया और अपनी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स इस फर्म के नाम पर ट्रांसफर कर दिए। वॉलेनबर्ग फैमिली की ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल साबित हुई और अगले कुछ सालों में स्वीडन के 40% स्टॉक एक्सचेंज पर वॉलेनबर्ग फैमिली का कब्जा हो गया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और वॉलेनबर्ग फैमिली के सामने क्वेश्चन था, वॉर के किस साइड रहने में हमें फायदा है, जर्मनी या अलायंस। लेकिन यहाँ वॉलेनबर्ग फैमिली ने
दोनों साइड से खेलने का डिसीजन लिया। वॉर की वजह से जर्मनी अलायंस कंट्री की तरफ से हैवीली सैंक्शन फेस कर रहा था, जिसे उन्होंने बिलियन ऑफ डॉलर का लॉस हो रहा था। वहीं दूसरी साइड अमेरिका और ब्रिटेन को भी वॉर जारी रखने के लिए बैंकिंग सर्विस की जरूरत थी। वॉलेनबर्ग फैमिली ने यहाँ दोनों साइड से डील की। एक तरफ अमेरिका और ब्रिटेन को बैंकिंग सर्विस ऑफर की, दूसरी तरफ जर्मनी को उनके मिलिट्री सप्लाईज बाय करने का ऑफर दिया। साथ ही जर्मनी की कंपनीज को अलायंस की सैंक्शन की वजह से शटडाउन होने से भी बचाया। लेकिन इन्होंने कंपनीज को बाय करने की जगह जर्मनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया, जिसके हिसाब से जर्मनी जब चाहे अपनी कंपनीज वापस ले सकता था। इसके अलावा वॉलेनबर्ग फैमिली ने वॉर के दौरान ब्लैक मनी ऑपरेशन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे काम भी किए, जिससे उन्होंने दुनिया भर की दौलत कमाई। इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड करने के बाद वॉलेनबर्ग फैमिली के सामने सबसे बड़ा सवाल था अपनी इस वेल्थ को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने का, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बाप दादा की कमाई हुई दौलत उनकी थर्ड जनरेशन तक ही आते आते खत्म हो जाती है, क्योंकि उनकी नेक्स्ट जनरेशन को फिर हार्ड वर्क और स्ट्रगल की आदत नहीं होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉलेनबर्ग फैमिली ने अपनी वेल्थ को एक या दो बेटों में बांटने की जगह अपनी वेल्थ फाउंडेशन में डिवाइड कर दिया, जिन्हें इनकी फैमिली मेंबर्स ही रन करते थे। वॉलेनबर्ग फैमिली ने डिफरेंट फाउंडेशंस और बिजनेस को डिफरेंट फैमिली मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिससे किसी एक फैमिली मेंबर के पास सारे फैमिली बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने की पावर ना हो। और इनकी फैमिली के किसी भी मेंबर को मैनेजमेंट पोजीशन पर आने से पहले कंपनी में काम करने का रियल टाइम एक्सपीरियंस अर्न करना होता था। अपने इन्हीं डिसीजन की मदद से वॉलेनबर्ग अपनी कमाई हुई वेल्थ को नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करने में कामयाब हुए। वॉलेनबर्ग की तरह ही एक इंडियन टेलर ने कैसे अपने लिए पार्ले जी ब्रांड का एम्पायर खड़ा किया, जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इंसान था पहले बंदर, इंसान था पहले बंदर।